नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। प्यारे बच्चों, जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। जैसा कि आप जानते हैं, कल मैं आपको पढ़ा रही थी आपके संविधान की विशेषताएं और अन्य संविधान से उसका कंपैरिजन कर रही थी। तो सबसे पहले वसु वर्मा, विजय, कंचन, बबीता, विजेंद्र, आकाश, नीरज, प्रिंस, रोहित, निशा, नवीन, तुषार, दिवु, अभिलाष, संदीप, मनीष, श्रीधर, धीरज, आशीष, श्वेता, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी जल्दी से एक बार लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सके। तो सभी को फिर से एक बार गुड मॉर्निंग। चलिए अब देखिए, सबसे पहले प्यारे बच्चे, हाँ आज अंतिम क्लास है, ठीक है, अंतिम क्लास है क्योंकि आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। छोटे छोटे से टॉपिक हैं जो मैं आज खत्म करने वाली हूं और आपको फिर इस बैच से फ्री करने वाली हूं। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, आपकी ये हम देख रहे थे संविधान की विशेषताएं, जिसमें प्यारे बच्चे मैंने आपको बता दिया था कि आपका जो संविधान है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपके संविधान के बारे में मैंने आपको बता दी थी ये सारे पॉइंट। संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है, मैं प्यारे बच्चे आपको नम्यता अनम्यता वाला पॉइंट क्लियर कर दिया था मैंने। अब मैं बताऊंगी केंद्राभिमुख संविधान किसको कहते हैं। केंद्राभिमुख संविधान किसको कहते हैं प्यारे बच्चे, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप राधे जी। अब मेरी बात सुनेंगे, आज मैं थोड़ी सी बात कम करूंगी और बात करूंगी क्लास के एंड में, तो आप मेरी बात को बहुत अच्छे से यहाँ पर सुनेंगे। प्यारे प्यारे बच्चों, आपकी अगर हम बात करते हैं केंद्राभिमुख संविधान यानी कि सेंट्रली ओरिएंटेड कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो आपका संविधान, आपने सुना होगा कि हमारा जो संविधान है वो प्यारे बच्चों, पहले हेडिंग देना केंद्राभिमुख संविधान, केंद्राभिमुख संविधान। प्यारे बच्चे, संविधान में दो तरीके के फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, केंद्राभिमुख संविधान। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, आपके संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कि आपका भारत यानी कि इंडिया, भारत या इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ। ये आपका संविधान प्यारे बच्चे, उसका आर्टिकल नंबर 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया भारत क्या होगा, राज्यों का संघ। अब ये जो आपका भारत देश है ये राज्यों का संघ है, इसके लिए एक व्यक्ति हैं प्रोफेसर केसी हियर, ये पूछे जाते हैं प्रोफेसर केसी हियर। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है या अर्धसंघीय है, मतलब आधा संघीय है, अर्धसंघीय है। अभी बताऊंगी इसका क्या मतलब है, आधा संघीय क्यों है, आधा इसको हम क्यों कह रहे हैं कि ये अर्धसंघीय है। इन्होंने कहा अर्धसंघीय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो क्वासी फेडरल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वासी फेडरल, यानी संघीय फीचर तो हैं लेकिन पूर्ण तरीके से संघीय नहीं है, पूर्ण तरीके से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और प्यारे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सर आइवर जेनिंग्स, सर आइवर जेनिंग्स। इन्होंने भी आपके भारतीय संविधान के लिए कुछ स्टेटमेंट दिया है। सर आइवर जेनिंग्स ने कहा यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की शक्ति प्रवृत्त है, यह एक ऐसा
संघ है जिसमें केंद्रीयकरण की शक्ति प्रवर्त है। मैम इसका क्या मतलब है, थोड़ा सिंपल भाषा में समझाओ। तो देखो, ये आपके आइबर जेनिंग्स ये कहना चाहते हैं कि जो भारतीय संविधान है, इनका कहने का मतलब है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान है, इसमें आपका ये संघीय भी है और साथ साथ आपका केंद्रीय भी है। यानी ये संघात्मक के साथ साथ एकात्मक भी है। हम ऐसे लिख सकते हैं कि संघीय भी है और एकात्मक, यानी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर भी हैं इसमें और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई पूर्ण रूप से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो कैसे है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर कोई भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, कोई यूनिटरी है तो उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, जबकि भारतीय संविधान में तो दोनों का मिला जुला रूप है। तो प्यारे बच्चों, जब हम देखेंगे, यहां पर मैं सबसे पहले आपको लिखवाऊंगी कि आपका प्यारे बच्चों यहां पे लिखिएगा कि भारतीय संविधान के अगर हम बात करते हैं तो संघात्मक लक्षण, सबसे पहले लिखना संघात्मक लक्षण क्या होते हैं। मतलब अगर कोई भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके लक्षण का मतलब यहां पे फीचर्स से है। फीचर्स कौन से? फेडरल फीचर्स। तो जिस संविधान को पूर्ण तरीके से आप संघीय संविधान कहोगे, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्यारे बच्चे ध्यान रखना वहां पर क्या होगा? लिखित संविधान होता है। लिखित संविधान यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उसके बाद प्यारे बच्चे इसी में आपका दूसरा लिखना कि संविधान की सर्वोच्चता होती है। संविधान की सर्वोच्चता होती है, यानी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। संविधान की सर्वोच्चता सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की सर्वोच्चता होती है प्यारे बच्चे। और क्या फीचर होता है जहां पर संघात्मक संविधान होता है? तीसरा फीचर होता है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ पावर्स लिख सकते हो। शक्तियों का विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ पावर्स होता है। यहाँ पे शक्तियां केंद्रीकृत नहीं होती, डिवीजन ऑफ पावर्स होता है। जहां भी संघीय संविधान होता है वहां पर प्यारे बच्चे दोहरी नागरिकता होती है, ड्वेल सिटीजनशिप होती है, जैसे कि यूएसए में है। ठीक है, यूएसए में है, ड्वेल सिटीजनशिप होती है प्यारे बच्चे, जहां पर संघात्मक संविधान होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो और क्या क्या हो सकता है? लिखित संविधान और यहाँ पे लिखेगा स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। और क्या होती है? स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो। तो मैम इनमें से कौन कौन से फीचर हमारे संविधान में हैं? तो प्यारे बच्चे आपके भारतीय संविधान में, भाई हमारा संविधान मैम लिखित संविधान है, ये वाला फीचर है। हमारा संविधान सर्वोच्च संविधान, हमारे यहाँ पे सबसे ऊपर कौन होता है? तो सबसे ऊपर होता है प्यारे बच्चे संविधान। चलिए, बहुत अच्छी बात है अंशुल, बहुत बढ़िया है। साउंड कम आ रही है दिव्यांशु, सिर्फ आपकी कंप्लेंट है, उसके अलावा किसी की नहीं। इसका मतलब ये है कि आपकी तरफ से प्रॉब्लम है। अभिजीत कुमार जी, मैं ये बता रही हूँ कि आपका जो भारतीय संविधान है, उस भारतीय संविधान में संघात्मक यानी कि फेडरल और यूनिटरी दोनों फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन अगर कोई संविधान पूर्ण तरीके से संघीय संविधान होता है, उसके बाद प्यारे बच्चे आपके भारतीय संविधान में ये भी है, ये वाला फीचर भी है, ये वाला है, लेकिन ये फीचर आपके संविधान में नहीं है, क्योंकि दोहरी नागरिकता आपके केवल संघीय संविधान में होती है, जबकि भारतीय संविधान में तो दोनों लक्षण हैं।
लेकिन हम अमेरिकी संविधान की बात कर रहे हैं तो ये सारे फीचर किस संविधान में हैं प्यारे बच्चे? अगर हम फेडरल का एग्जाम्पल लेंगे तो अमेरिकी संविधान पूरी तरीके से संघात्मक संविधान है। ये सारे फीचर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं भारतीय संविधान की तो भारत में सारे हैं, लेकिन ये वाला मैं लिख देती हूं, ये भारत में नहीं है, ये भारत में नहीं है। क्योंकि हमारे यहां कैसी नागरिकता है, जल्दी से बताओ? नहीं है। अब हम बात करते हैं कि एकात्मक संविधान, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान आप कह सकते हो। एकात्मक फीचर्स देख लेते हैं, एकात्मक संविधान के लक्षण देख लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे यूनिटरी फीचर, यूनिटरी फीचर्स आपके संविधान में ये भी हैं। अब यूनिटरी फीचर्स में क्या क्या आएगा? पहला लिखना एकहरी नागरिकता, एकहरी नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप। क्या ये आपके संविधान में है? जी मैम है। दूसरा, आपातकालीन उपबंध, क्या आपके संविधान में है? जी मैम है। इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन, फिर उसके बाद में देखना आगे। तीसरा, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार के कहने पर। क्या ये है? जी मैम है। केंद्र सरकार के कहने पर। ठीक है। चौथा लिखिएगा अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं। इसके आगे लिख दीजिएगा आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज। उसके बाद यहां लिख दीजिएगा आर्टिकल 155। ये सब यूनिटरी फीचर्स बता रही हूं, मतलब आपका संविधान संघात्मक और एकात्मक दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है। बफरिंग हो रही है, 1 मिनट चेक कर लेती हूं मैं, 1 मिनट। बेटा यहां से कोई बफरिंग नहीं हो रही है, आपकी तरफ से प्रॉब्लम है। यहां से कोई बफरिंग नहीं है। बेटा पढ़ लो, शरारत मत करो आज की क्लास में, है ना। रोज रोज परेशान होने से अच्छा है कि आप लोग आज अच्छे से यहां पे देख लेंगे। ठीक है। उसके बाद और यूनिटरी फीचर क्या हो सकता है? तो आप लिखिएगा नए राज्यों में के निर्माण की संसद की शक्ति, नए राज्यों के निर्माण की संसद की शक्ति, नए राज्यों के निर्माण की संसद की शक्ति। ये सारे फीचर्स किस में होते हैं? यूनिटरी में होते हैं। आर्टिकल नंबर 3। तो अब समझ में आया। अब मैं यहां पे कहूं तो भारतीय संविधान, आपका भारतीय संविधान, उसमें संघात्मक लक्षण भी हैं और एकात्मक भी। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि भारतीय संविधान आपका संघीय और एकात्मक दोनों फीचर्स के साथ बना हुआ है। तो ये आपके इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये आपका, उसके बाद प्यारे बच्चे आपके संविधान का एकल नागरिकता कैसा फीचर है? मैम यूनिटरी फीचर है, पढ़ा चुकी हूं। उसके बाद प्यारे प्यारे बच्चों आपको वयस्क मताधिकार आपके संविधान में एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि 18 और या 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं सबको हमने क्या दिया है?
सबको हमने मतदान का अधिकार दिया है। ठीक, उसके बाद प्यारे बच्चे हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है, अभी मैंने बताया बिल्कुल है, ये हमारा एक संघात्मक फीचर है। इमरजेंसी प्रोविजन ये एक यूनिटरी फीचर है। ग्राम पंचायतों की स्थापना आपको पढ़ा चुकी। ये सब प्यारे बच्चों मैंने कल आपको बताया था कि आपके संविधान की जो विशेषताएं हैं वो लास्ट में पढ़ाने का यही रीजन है कि आप ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। अब मैंने आपको इस पीडीएफ के अंदर क्या क्या दिया है, देखो आपकी सारी लिस्टिंग मैंने आपको दी है। जैसे पहले मैंने समिति दे दी है, देखते चले जाना, समितियां आपको दे दी, उनके हेड, साथ साथ संविधान की विशेषताएं आपको मैंने बता दी सारी। उसके बाद प्यारे बच्चे इसी पीडीएफ के अंदर मैंने आपको दिए राष्ट्र के प्रतीक यानी कि नेशनल सिंबल। जैसे राष्ट्रीय ध्वज, यहां से क्वेश्चन आता है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, तो मैम 3:2। इसमें गहरे नीले रंग का एक चक्र बना होता है, इस चक्र में कितनी तिलियां होती हैं, 24। इसमें कौन कौन से कलर, तो केसरिया, सफेद और प्यारे बच्चे आपका यहाँ पे हरे रंग का आपका फ्लैग होता है। तो ये इतने इजी हैं कि आप इन्हें आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। इसे कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को। प्रीवियस ईयर में आरआरबी ने ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में ये बात आपकी पूछी हुई है। दिनेश जी मुझे कोई बात झूठ नहीं लगती है, मैंने चेक किया है, यहां से कोई बफरिंग नहीं हो रही है। थैंक यू लक्ष्मी जी। ठीक है, आप लोग इतना हर्ट क्यों हो जाते हैं किसी भी चीज को, मैं झूठा क्यों कहूंगी आपको, अरे मैंने चेक किया है यहां से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो आप पढ़ लोगे, ये आपका नेशनल फ्लैग, उसके बारे में सारी जानकारी दी हुई है। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताती चलती हूँ। फिर आते हैं राष्ट्रीय चिन्ह। सबसे पहले आता है कहां से लिया गया है, तो प्यारे बच्चे सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया है। इसके मूल स्तंभ पर शीर्ष में 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं। क्वेश्चन ज्यादातर प्यारे बच्चे पूछा जाता है कब अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। इस पे एक शब्द लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जिसका मतलब होता है कि सत्य की ही जीत होती है। और ये सत्यमेव जयते प्यारे बच्चे कहाँ किस भाषा में है, देवनागरी लिपि में। और ये हमने किस उपनिषद से लिया है, तो मैंने आपको बताया है मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद से हमने इसको लिया है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था। और प्यारे प्यारे बच्चे आपका इसमें सत्यमेव जयते देवनागरी भाषा में लिखा हुआ है, इसे हमने अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया है। आगे आ जाइए। फिर आपका राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसको प्यारे बच्चे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा हुआ है। और आपको अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसके गायन की अवधि पूछी जाती है। इसके गायन की अवधि होती है प्यारे बच्चे लगभग 52 सेकेंड। इसके गायन की अवधि क्या है, लगभग 52 सेकेंड होती है। पहली बार कब गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन, मैंने आपको बताया था हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे प्यारे प्यारे बच्चों, 27 दिसंबर 1911 आप ध्यान रखेंगे। और आपका कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। इसके गायन अवधि कितनी होती है, 52 सेकंड होती है। किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक, आगे आ जाइए। फिर आपका आता है राष्ट्रगीत। सेम बेटा, इसको भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। 1896 में पहली बार ये गाया गया था। इसे बांग्ला भाषा में लिखित आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है। तो आपके राष्ट्रगीत को किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। पहली बार कब गाया गया, 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। मैम कहां से लिया गया है, तो आनंद मठ से। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। टैगोर या ठाकुर कुछ भी आप लिख सकते हो। चलो आगे आ जाओ। फिर उसके बाद प्यारे बच्चे आपका राष्ट्रीय पशु,
तो आपका राष्ट्रीय पशु बाघ है, पहले शेर था, अब कौन है, अब है मैम यहां पर बाघ। और क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय पशु है इसीलिए हमने क्या किया है, बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया है। प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया है और ये आपका यहाँ पे 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। पहले क्या था, शेर, लेकिन वर्तमान में क्या है, आपका बाघ। और बाघ को बचाने के लिए क्या शुरू किया गया है, प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर। और ये कब बनाया गया, 1973 में। आगे आ जाइए बेटा, पढ़ाई पे ध्यान देंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। फिर राष्ट्रीय पक्षी प्यारे बच्चे मयूर यानी कि मोर है, ये आप पढ़ सकते हैं। आगे फिर आपका राष्ट्रीय पुष्प कमल है, फिर आपका राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, फिर आपका राष्ट्रीय फल जो आपका है, ठीक है, बताइए क्या है आपका राष्ट्रीय फल, इसमें लिखा हुआ नहीं है, देखते हैं कितने बच्चे बताएंगे कि नेशनल फ्रूट क्या है, बताओ चलो जल्दी से बताइए जल्दी से। सारे जानवर महत्वपूर्ण है देवेंद्र सिंह जी, मैं लेकिन अभी नेशनल सिंबल की बात कर रही हूं। आप बताइए आपका राष्ट्रीय फल क्या है, ये मैं आपसे पूछ रही हूं, बताइए जल्दी से। मैंगो, शाबाश, आम है। क्या है आपका राष्ट्रीय फल, आम यानी कि मैंगो। ठीक है, आगे आइए। फिर राष्ट्रीय नदी आपकी कौन सी है प्यारे बच्चे, तो आप कहेंगे गंगा, लंबाई 25-25 किलोमीटर है। कहां से निकलती है, तो मैम ये अगर हम बात करें तो गंगा नहीं बल्कि भागीरथी नदी निकलती है और फिर भागीरथी नदी आकर अलकनंदा के साथ मिल जाती है और वहीं से ये गंगा नाम से जानी जाती है। बहुत बढ़िया, मैंगो मैंगो मैंगो, शाबाश। आगे आ जाइए। फिर आपका आता है राष्ट्रीय मुद्रा। तो प्यारे बच्चे आपकी जो मुद्रा है वो इस समय ये है, ये वाला सिंबल है और इसे किसने बनाया है, तो डी उदय कुमार ने इसे बनाया है। तो आप इसको पूरा पढ़ लेंगे। आगे आ जाइए। राष्ट्रीय जल जीव प्यारे बच्चे आपकी गंगा की डॉल्फिन है, डॉल्फिन। ये आपके नेशनल सिंबल्स हैं जो मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है, ये मैंने आपको दे दिए हैं। आगे आ जाइए। अब देखो यहां पे फिर मैंने इसी के साथ क्या कर रखा है, इसी के साथ प्यारे बच्चे आपको बता रखा है यहां पर आपके राज्यों के गठन जो मैंने आपको पढ़ा दिया है उसकी लिस्टिंग भी यहां ऐड करवा दी है। फिर मैंने आपको दे दिया है कि स्वतंत्रता के पश्चात आपके यहाँ पर कौन कौन क्या क्या पद पर थे। आपके विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आपके विधि मंत्री, रक्षा मंत्री, खाद्य मंत्री, ये सब की लिस्टिंग प्यारे बच्चे आपके पास अवेलेबल है। फिर संविधान की विशेषताएं जो हमने अभी पीछे देखी आपकी पूरी वही लिखी हुई हैं। फिर आपके संविधान के स्रोत, ये सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, ये लिस्टिंग मैंने यहीं ऐड करवा दी है, ठीक है, ये सब लिस्टिंग आपकी पूरी की पूरी यहां पर ऐड हो रखी है। उसके बाद प्यारे बच्चे आपकी अगली लिस्टिंग किसकी है, आपने एक डिमांड की थी कि मैम हमें चाहिए कि संघ सूची में कौन से विषय हैं, राज्य सूची में कौन से विषय हैं और मैम समवर्ती सूची में कौन से विषय हैं, हमें इसकी एक लिस्टिंग चाहिए। बेटा आपकी डिमांड पर कि जैसे शिक्षा समवर्ती में है, पुलिस, भूमि स्थानीय राज्य में है, प्रतिरक्षा, विदेशी, नागरिकता, संचार, ये सब संघ सूची में है। ये पूरी लिस्टिंग आपके पास है, ठीक है। आपकी जो जो डिमांड्स थी सारी फुलफिल की गई हैं। उसके बाद प्यारे बच्चे आपके नेक्स्ट डिमांड थी कि नागरिकता के आर्टिकल शॉर्ट में चाहिए। ये आपके पूरे शॉर्ट में नागरिकता के आर्टिकल्स यहाँ पर दे दिए गए हैं। फिर प्यारे बच्चे आपके संविधान सभा में शामिल महिलाओं की लिस्टिंग यहाँ पर दे दी गई है। उसके बाद आपके संविधान के भाग जो आपने डिमांड की थी। अब आज एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारे भाग हैं मैम, अगर हम बात करें तो ये आज के समय में जो 25 हुए हैं तो 25 क्या 22 के बाद 23, 24 और 25 को जोड़ा गया तब हुए हैं? नहीं,
ऐसे 25 नहीं हुए हैं। ये 25 कैसे हुए हैं तो जरा ध्यान से सुनना। प्यारे बच्चे, संविधान के भाग 9 क को जोड़ा गया, भाग 9 ख को जोड़ा गया, और प्यारे बच्चे आपके संविधान में भाग 14 के क को जोड़ा गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपके 25 आपके हुए हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सूरज पूछ रहे हैं कि हमारी राष्ट्रीय मिठाई क्या है। तो ये प्यारे बच्चे आपके पूरे पार्ट्स हैं। अभी 2 चीजों की लिस्टिंग आपको देनी है मुझे, आर्टिकल्स की और अमेंडमेंट्स की। वो मैं दूंगी, मेरा प्रॉमिस है। उसकी बनाऊंगी पीडीएफ और आपके पास पहुंच जाएगी 2-3 दिनों के अंदर, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चे ये भाग हो गए। अब भाग के बाद में फिर प्यारे बच्चों एक डिमांड आई थी इसी क्लास से, और डिमांड ये थी कि मैम आपने जनहित याचिका को नहीं पढ़ाया है, मैम आपने हमें पीआईएल नहीं पढ़ाया है। पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को मैम आपने हमें नहीं पढ़ाया है। ये बच्चों की कंप्लेंट थी। इसे प्यारे बच्चे हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका। अब यहां पे आप इसको अगर 2 वर्ड्स में तोड़ोगे, जनहित यानी कि जन का मतलब किससे है? जन का मतलब है लोगों से, मतलब लोगों के हित के लिए जो काम होता है, ठीक है। जो याचिका लोगों के हित के लिए दी जाती है, याचिका को कहते हैं प्यारे बच्चे पिटीशन। और इस पीआईएल की जो शुरुआत हुई थी वो कहां पर हुई थी? आप कहेंगे यूएसए में। यानी हमने इसे कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। और भारत में इसकी शुरुआत कहां पर हुई? भारत में प्यारे बच्चे इसकी शुरुआत हुई थी बिहार भागलपुर से। कहां से हुई थी? बिहार की भागलपुर जेल से। तो यूएसए से हमने लिया है। अब देखो ध्यान से सुनो, ये आखिर होती क्या है? प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि आज के समय में अगर कोई भी गरीब व्यक्ति है या ऐसा व्यक्ति है जो जिसके पास में पैसा नहीं है लेकिन इंसाफ सबको चाहिए, पर वो इसलिए कोर्ट नहीं जाते कि हमारा खर्चा हो जाएगा, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। जलेबी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और प्यारे प्यारे से बच्चों, तो यहां पे एक सॉल्यूशन निकाला गया। क्या सॉल्यूशन निकाला गया? सॉल्यूशन ये निकाला गया कि क्यों ना हम ऐसा कोई काम करें कि जो लोग, ध्यान रखना ये लोगों के लिए आती है, किसी 1 या 2 व्यक्ति के लिए नहीं आती। जैसे एग्जाम्पल लो, मान लो कि एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हम एक गांव के अंदर गए और इस गांव में हमने देखा कि बहुत गंदगी है, और इस गंदगी की वजह से क्या हो रहा है? इस गंदगी की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, बीमारियां फैल रही हैं, बीमारियां फैल रही हैं। और जब ये बीमारियां फैल रही हैं तो इससे जो गांव के लोग हैं, इस गांव में जो लोग रहते हैं, ये सारे के सारे प्रभावित हैं। तो यहां पे लोग, यहां पे कोई 1-2 व्यक्ति नहीं है, यहां पे लोग हैं। अब ये सारे लोग प्रभावित हैं लेकिन इस गंदगी को हटाने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो हम क्या कर सकते हैं कि इन गांव के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए पीआईएल दायर कर सकते हैं। अब बात आती है कि मैम ये भी बता दो कि ये जो पीआईएल है ये कहां पर दायर होती है? तो प्यारे बच्चे, आप इसे सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं और आप इसे हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं। किसी भी कोर्ट में आप पीआईएल को दे सकते हैं, दायर कर सकते हैं। यानी कि पीआईएल एक ग्रुप के लिए होगी, एक समूह के लिए होगी। हाँ, ये नया चैप्टर है संजना, नया चैप्टर लिखा तो है पीआईएल। शुभकम ने बोला था पीआईएल नहीं कराया मैम, मैंने बोला था कराऊंगी। जो जो तुमने बोला है सब मैं तुम्हें दे रही हूं।
ठीक है, तो यहां पे ये गांव के लोगों की तरफ से कौन दे सकता है पीआईएल? मैं दे सकती हूं, आप दे सकते हो। और अगर सुप्रीम या हाई कोर्ट चाहे तो ये खुद भी इस मामले को अपने आप बिना किसी याचिका के, बिना किसी पिटीशन के एक्शन में ले सकते हैं अगर इनके सामने आया। या फिर मान लो आप किसी जेल में गए, आपने देखा कि उस जेल में कैदियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है, तो आप उन कैदियों को इंसाफ दिलाने के लिए पीआईएल दायर कर सकते हो। तो पीआईएल क्या है? ऐसे लोगों के लिए शुरू की गई जिन्हें इंसाफ नहीं मिल पाता, जो गरीब हैं, जो खुद कोर्ट नहीं जाते, तो हम उनकी तरफ से पीआईएल दे सकते हैं। इसको कहते हैं जनहित याचिका, मतलब एक ऐसी पिटीशन, एक ऐसी याचिका जो लोगों के भलाई के लिए दिया गया है। अब आपको यहां एग्जाम्पल से समझाया, 2 एग्जाम्पल दिए, अब पढ़ो, अब आपको समझ में आएगा सारी की सारी चीजें। देखो, सबसे पहला लोकहितवाद न्यायिक प्रक्रिया का नवीन दृष्टिकोण है, यानी कि एक न्यू अप्रोच है। ठीक है, परंपरागत प्रक्रिया के अनुसार न्यायालय से न्याय प्राप्त करने के लिए पीड़ित व्यक्ति ही न्यायालय में जा सकता था। ऐसी स्थिति में किसी निर्धन या अशिक्षित व्यक्ति के लिए यह सदैव संभव था कि वह न्यायालय द्वारा न्याय प्राप्त करने से वंचित रह जाए, क्योंकि वो गरीब है, वो जाएगा ही नहीं, अनपढ़ है तो उसे समझ में ही नहीं आएगा। तो पहले के समय में यह था कि अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम कोर्ट जाओ, लेकिन आज ऐसा नहीं है। अगर किसी को दिक्कत हो रही है और वो किसी समूह को हो रही है तो आप भी उनकी तरफ से कोर्ट जा सकते हो। अब देखिए ध्यान से, 1980 के लगभग आंग्ल विधि के उपरोक्त मत में परिवर्तन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस नवीन दृष्टिकोण को अपनाया कि लोकहित से प्रेरित कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी ऐसे व्यक्ति के संवैधानिक या विधिक अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालय में वाद ला सकता है, जो अपनी निर्धनता या अन्य किसी कारण से न्यायालय द्वारा न्याय प्राप्त करने में असमर्थ है। कोई भी रीजन हो, व्यक्ति को नहीं पता कि भाई कार्यवाही कैसे होती है, व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, तो कोई संस्था उसकी तरफ से पीआईएल दे सकती है, कोई व्यक्ति उसकी तरफ से पीआईएल दे सकता है और उसे इंसाफ दिला सकता है। सुप्रीम कोर्ट को अगर पता चल गया कि वहां पे ये दिक्कत हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट खुद पीआईएल को दायर करके उस पर सुनवाई कर सकता है। यह आपको ध्यान रखना है। आगे आ जाइए। अतः ऐसे वाद जो लोकहित के संरक्षण के उद्देश्य से न्यायालय में संस्थित किए जाते हैं लोकहित वाद कहलाते हैं। मैंने अभी बताया कि लोगों के हित के लिए जो मैटर्स आप लेकर जाओगे उन्हें ही क्या कहेंगे? हम लोकहित वाद कहेंगे। ठीक है, यह आप ध्यान रखेंगे। आगे उसके बाद आ जाइए यहां पर नेक्स्ट। लोकहितवाद की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने की थी। भारत में इसकी शुरुआत भागलपुर बिहार की जेल में बंदी रखे गए विचाराधीन कैदियों के मामले से हुई थी। मैम ये क्या मामला था? देखो, बिहार की भागलपुर जेल में जो कैदी थे उनके साथ क्या होता था? उनके साथ प्यारे बच्चों बहुत गलत व्यवहार होता था। और इस व्यवहार को लेकर एक दिन क्या निकला? एक लेख निकाला, एक आर्टिकल निकाला कि बिहार की भागलपुर जेल में कैदियों के साथ व्यवहार गलत हो रहा है। और जब ये लेख निकला तो यहां पे एक आपको यहां पे एक जज दिखेंगी, देखो जरा। इनके संबंध में पुलिस आयोग के सदस्य थे के.एफ. रुस्तम जी ने एक लेख लिखा था। और एडवोकेट श्रीमती हिंगो रानी, इन्हें क्या कहा जाता है? जनहित याचिका की जननी कहा जाता है फीमेल्स में।
तो लेख किसने लिखा प्यारे बच्चे? पुलिस आयोग के सदस्य थे, पुलिस कमीशन के मेंबर FKF रुस्तम। इन्होंने लिखा कि इस तरीके से भागलपुर जेल में इस तरीके से कैदियों के साथ व्यवहार होता है। और पुष्पा हिंगोरानी जो कि एक एडवोकेट थी, जो कि एक अधिवक्ता थी, उन्होंने उस आर्टिकल को पढ़ा और उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। कौन सा आर्टिकल यूज किया? आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गई और वहां पर जाकर इस मामले को उठाया। वहां पर जाकर बोली कि भाई इस तरीके का मैटर है। तो भागलपुर जेल के कैदियों को इंसाफ दिलाने के लिए पहली बार PIL दायर की गई थी। और किसने की थी? एडवोकेट श्रीमती हिंगोरानी, जिन्हें जनहित याचिका की जननी कहा जाता है। कि ये भारत में पहला केस था जो ये लेकर आई थी। ठीक है, आगे आ जाइए। उसके बाद प्यारे बच्चों फिर यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में इसकी शुरुआत, मतलब इसको लाने वाला कौन था? भाई हिंगोरानी तो एक एडवोकेट हैं, उन्हें पता चला कि इस तरीके की हमारे यहाँ पर सिस्टम शुरू हो चुका है, तो वो केस लेकर चलेंगे। लेकिन भारत में इसे लाने का श्रेय दिया किसको जाता है? तो देखिएगा, भारत में लोकहितवाद को प्रारंभ करने का श्रेय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति PN भगवती, जो जुलाई 1985 से दिसंबर 1986 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, तथा न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर साहब को जाता है। तो भारत में कौन इसको लेकर आया? PN भगवती साहब और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर साहब। लेकिन भारत में पहली बार ये कहां से शुरू हुआ? तो बिहार की जेल भागलपुर से। फिर इसको किसने उठाया? श्रीमती हिंगोरानी ने। किसके लेख के आधार पर? तो मैम KF रुस्तम के आधार पर। तो जनहित याचिका कहीं भी दायर हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, और ये जन के हित में ही हमेशा होगी, ये ध्यान रखिएगा। इसमें तुरंत मामले को संज्ञान में लिया जाता है क्योंकि जनता के हित से संबंधित पिटीशन होती। और ये क्यों किया गया? ताकि ऐसे लोगों तक इंसाफ को पहुंचाया जा सके जिन लोगों को नहीं पता कि न्याय कैसे मिलता है। नहीं दुर्गेश जी, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि PIL केवल सरकारी कर्मचारी दे। PIL कोई भी दे सकता है, आप भी दे सकते हैं, मैं भी दे सकती हूं। जरूरी नहीं है कि कोई सरकारी वर्कर ही दे। ठीक है, यह आप ध्यान रखेंगे। तो PIL कहां शुरू हुआ? अमेरिका में, भारत में, बिहार भागलपुर में। भारत में शुरुआत PN भगवती, कृष्णा अय्यर साहब। भारत में पहली बार मामला बिहार के भागलपुर जेल में किसने उठाया? श्रीमती हिंगोरानी ने। भारत में PIL की जननी किसे कहा जाता है? तो श्रीमती हिंगोरानी को। कौन थी ये? एक एडवोकेट थी, एक अधिवक्ता थी। PIL क्यों आती है? तो लोगों के हित के लिए। कैसे लोगों के हित? जिनको, जो कि अनपढ़ हैं, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। और साथ साथ प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं तो ऐसे लोग जो कि अनपढ़ हैं। नई संसद का आदित्य गोज्ञान जी आपको सीटें वगैरह लिखकर दे दी जाएंगी, क्योंकि संसद तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, तो नई संसद पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब उसको लिखकर मैं आपको दे दूंगी। तो जो आपकी डिमांड आएगी क्लास के बाद भी, ऐसा नहीं है कि क्लास खत्म तो मेरा और आपका साथ भी खत्म, नहीं, वो तब तक रहेगा जब तक पेपर हैं। और आप जो जो मुझसे मांगेंगे, ये नहीं कि आप केवल पॉलिटी और हिस्ट्री, अगर आप किसी और विषय पे भी कहेंगे कि हमें इस चीज की लिस्टिंग चाहिए, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, आगे आ जाइए। अब आपका एक बच्चे की लास्ट डिमांड थी कि मैम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बता देना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जरूर पढ़ा देना। बार बार उस बच्चे की डिमांड आई, हो सकता है कि वो आज क्लास में हो। ठीक है, नई संसद बेटा कितनी सीटें हैं, क्या हैं, क्या नहीं है, सारे फैक्ट आपके पास पहुंच जाएंगे। आपके पास अमेंडमेंट की PDF पहुंच जाएगी और आपके पास उसके बाद आपके पास जो है आपके आर्टिकल्स की भी PDF पहुंच जाएगी।
और कुछ अगर शेष बचता है, किसी की लिस्टिंग रह गई है, आप बोल देना, तुरंत आपको अवेलेबल कराई जाएगी। कोई दिक्कत होगी तो भी बोल देना, वो क्लास फिर आपको लेकर करवाई जाएगी। आपका एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो आपका एग्जाम दिसंबर में होने की संभावनाएं हैं। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, देखो ध्यान से सुनना, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी कि मानव के क्या होने चाहिए, अधिकार होने चाहिए। और इन मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हमारे देश में, हमारे प्यारे भारत देश में अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। लेकिन ये संवैधानिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये संवैधानिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये ध्यान रखना, ये एक संसद के अधिनियम के द्वारा स्थापित हुआ है। देखो आगे लिखा है, यह एक संविधानेतर यानी कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इंस्टीट्यूशन है। केवल याद रखो कि एक विधिक संस्था है। इसका गठन संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, जिसका नाम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 था। तो संसद ने एक एक्ट पास करके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की थी। वकील और अधिवक्ता में क्या अंतर होता है? जो भी व्यक्ति LLB की डिग्री ले लेता है वो सब वकील होते हैं, लेकिन वकील बनने के बाद जिसके पास बार काउंसिल लाइसेंस होता है वो अधिवक्ता होता है। दानिश, ये वो पहले भी बता चुकी हूं बेटा। आगे, इस अधिनियम में वर्ष 2006 के पश्चात 2019 में संशोधन किया गया। इस आयोग का प्रधान कार्यालय कहां पर है? आपका हेड ऑफिस दिल्ली में है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना अक्टूबर 1993 में किसने करी थी? संसद ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित करके पहली बार इसमें 2006 में संशोधन, फिर 2019 में संशोधन हुआ है। इसका हेड ऑफिस कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। अब इसका हेड ऑफिस, तो अब इसमें कितने मेंबर होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है, कैसे हटाए जाते हैं, इसका सदस्य बनने के लिए क्या होना चाहिए, सब मैं आपको बताती हूं। मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है, यानी कि मल्टी मेंबर बॉडी है, यानी एक से ज्यादा सदस्य होते हैं। तो देखो क्या लिखा है, इसमें एक अध्यक्ष और प्यारे बच्चों 5 सदस्य होते हैं। उक्त आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए ऐसे व्यक्ति को भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या एक उच्चतम न्यायालय का न्यायमूर्ति होने की पात्रता होनी चाहिए। या तो चीफ जस्टिस रहा हो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, या तो चीफ जस्टिस रहा हो सुप्रीम कोर्ट में, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जज रहा हो। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं मानवाधिकार आयोग में, आप चाहते हैं कि अगर मैं मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष बनूं, तो अध्यक्ष बेटा 2 ही लोग बन सकते हैं। या तो आपका बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या फिर बनेगा आपका जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर मैंने अभी आपको बताया मानवाधिकार आयोग अगर हम इसकी बात करते हैं तो स्थापना अक्टूबर 1993 में, हेड ऑफिस प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में। और मैंने आपको बताया कि इस मानवाधिकार आयोग में ये कैसी एक विधि संस्थान है, विधिक संस्थान है, सॉरी, या एक विधिक संस्था है, यानी कि ये एक लीगल बॉडी है। फिर मैंने आपको बताया कि इसमें एक अध्यक्ष और प्यारे बच्चों 5 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कौन बन सकता है? अभी मैंने बताया।
तो यहां तक मैंने आपको पढ़ाया। फिर प्यारे बच्चे आगे देखिएगा, अगला आपका यहां पे मैं बताने जा रही हूं, आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। 6 सदस्य। इस समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, एक राज्यसभा का उपसभापति, दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता। तो आपके नियुक्ति अगर सिंपल पूछा जाए कि मैम जो आपने बताया कि इसमें ये होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो मैम यहां पे नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। लेकिन समिति की सिफारिश पर, और वो समिति कितने सदस्यों की होती है? सिफारिश पर। प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये जो समिति होती है इसमें 6 सदस्य होते हैं। पहले लिखिएगा पीएम, दूसरा लिखिएगा गृह मंत्री, तीसरा लिखिएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। आगे लिखिएगा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और मुख्य विपक्षी दल का नेता, मुख्य विपक्षी दल का नेता। और प्यारे बच्चे कौन कौन से मुख्य विपक्षी दल का नेता? तो लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। गिन लीजिए, 2, 4 और 6 सदस्य आपके हो गए हैं। तो ये 6 सदस्यों की समिति से मिलकर इसके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। अब बात आती है कि मैम इनका कार्यकाल कितना होगा? अध्यक्ष प्लस सदस्य, अध्यक्ष प्लस सदस्य। अगर मैम इनके कार्यकाल की बात पूछी जाए तो प्यारे बच्चों कार्यकाल होगा 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। पहले कार्यकाल ऐसे लिखना, पहले कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु था, आयु था। 2019 में संशोधन द्वारा परिवर्तित, संशोधन द्वारा परिवर्तित, ठीक है। फिर बात आती है कि ये त्यागपत्र किसको देंगे? तो त्यागपत्र देंगे प्यारे बच्चों राष्ट्रपति को। फिर बात आती है मैम हटाने की प्रक्रिया, रिमूवेबल प्रोसेस क्या होता है? तो बहुत इजी है, जरा ध्यान से सुनना। हटाने की प्रक्रिया देखो, यहां पे ध्यान से सुनिएगा, जो आप पढ़ चुके हैं पहले उसको। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो जाए तक होता है। यह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, यानी कि यहां पे अगर एक व्यक्ति सदस्य अध्यक्ष एक बार बन गया है तो वो दोबारा भी बन सकता है। ठीक है, अभी आपकी बात सुनूंगी मैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, 2 मिनट का। आगे फिर उसके बाद इन्हें अपने पद से केवल राष्ट्रपति द्वारा दुराचरण यानी कि आप कह सकते हो मिसबिहेव या अक्षमता यानी कि इनकैपेसिटी, ये लिखा हुआ है मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी के आधार पर उच्चतम न्यायालय की जांच की रिपोर्ट के बाद हटाया जा सकता है। तो हटाने की प्रक्रिया मैं एक बार लिखकर बता देती हूं, क्योंकि कुछ बच्चों का कहना है कि लिखकर बताओ।
तो देखो हटाता कौन है, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच की रिपोर्ट के आधार पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच की रिपोर्ट के आधार पर। और प्यारे बच्चे, इनको हटाने के आधार कितने होते हैं? तो मैम 2 होते हैं। पहला दुराचार यानी मिसबिहेवियर, और प्यारे बच्चे दूसरा अक्षमता, इनकैपेसिटी। तो ये इनको हटाने की प्रक्रिया है जो बहुत ही आसान है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रधान अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष अरुण कुमार हैं। एक चीज रुक जाइएगा, यहां पे मुझे एक चीज ठीक करानी है। प्रथम लिखिएगा, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, और वर्तमान में है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, जो 2021 में बनाए गए थे। तो प्यारे बच्चे, ये आपकी सारी डिमांड्स थी। अब आपसे मैं करूंगी बात, आज आपकी है लास्ट क्लास, बाकी बचा नया संसद का फैक्ट, कितनी सीटें हैं, क्या है क्या नहीं है, आपको दे दूंगी मैं, मेरा प्रॉमिस है। और ये सारी चीजें आपको मैंने आज बताई, PIL क्या होता है, संविधान की विशेषताएं क्या हैं, और प्यारे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है। गणेश जी मेरे साथ आपके ही साथ नहीं बल्कि मेरा आशीर्वाद सारे बच्चों के साथ है, और जिस दिन इस बैच का सम्मान समारोह होगा उस दिन मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी आए यहाँ पर और नौकरी लें, और आपको मुझसे जो हेल्प चाहिए मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं। मेरा और आपका साथ यहीं खत्म नहीं होता है, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, वहां पर हम मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझे अपनी समस्याएं बता सकते हैं जिनका निवारण मैं करूंगी। मैम जी पहले एग्जाम ALP का होगा या RPF का, इसके बारे में पूरा पता करके राहुल आपको इंफॉर्मेशन देती हूँ। लेकिन एक अखबार में एक न्यूज आई है कि आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर में होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, संडे को क्लास लोगी क्या? नहीं, संडे को अब क्लास लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सिलेबस में कुछ बचा ही नहीं है। आपके कहने पर मैंने एक्स्ट्रा चीजें जो आपके सिलेबस में नहीं है वो भी मैंने आपको पढ़ा दी हैं ताकि आपको कोई गिल्ला शिकवा न रह जाए। ठीक है, लक्की जी कोई भी जल्दबाजी नहीं है ऐसा आपको लग रहा है। आपको पूरा राष्ट्रीय मानवाधिकार मैंने लिखकर ही पढ़ाया है क्योंकि आपकी ऐसी डिमांड थी। इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं कि इसको बहुत धीरे धीरे आपको समझाया जाए। जितने भी शब्द अब यूज हुए हैं सारे आपको ऑलमोस्ट पता हैं। SSC GD नहीं बेटा, आपके वनडे के जितने आपके एग्जाम हैं ऑलमोस्ट यहाँ से कवर हो जाएंगे। SSC MTS का बैच पढ़ा है, यकीन मानो उसमें मुश्किल से मेरी 20 क्लासेस हुई पॉलिटी की, पूरा का पूरा कंटेंट उनका छप रहा है एग्जाम में। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो पॉलिटी और हिस्ट्री से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही हूँ आपके लोज रिवीजन में, अगर आप उनको कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रहे तो इसमें सिर्फ आपका नुकसान है क्योंकि बहाने तो हमेशा रहते हैं। ठीक है, टीचर से कनेक्टिविटी बनाना आपकी जिम्मेदारी है, चाहे आप किसी भी तरीके से उससे बनाएं। अगर टेलीग्राम ग्रुप बंद हो जाएगा तो इंस्टाग्राम पे बनाएं, टीचर को इंस्टा पे मैसेज करें, कहीं पर भी मैसेज करें, लेकिन आपकी कनेक्टिविटी हमेशा उसके साथ रहनी चाहिए ताकि आपको वो हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहे। तो मैं आपको आपके साथ बच्चों ये जो टाइम निकला इस बैच के साथ मेरा, मुझे बिल्कुल बहुत अच्छे से मुझे मतलब याद रहेगा आपकी जो शैतानियां हैं। ठीक है, मेरा जो आप पे थोड़ा सा डांटना हो जाता था
साथ साथ आपकी जो शुरू की जो आपकी आपने सच में बहुत 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 ज़्यादा प्यार दिया इस बैच के बच्चों ने, और उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करती हूँ। और आप सभी ने हमेशा सपोर्ट किया, उसके लिए भी अगेन शुक्रिया करती हूँ। तो अब मेरी बस एक ही कामना है कि आप लोग सिलेक्शन लेकर मुझसे मिलने ज़रूर आएँ। मैं और हमारी पूरी RWA टीम आपके सिलेक्शन के बाद आपके लिए यहाँ पर इंतज़ार करेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे बेटा ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा जुड़े रहना है। ठीक है, किसी भी टीचर की अगर आप इंस्टा आईडी ढूंढेंगे तो उसके नाम से ही मिल जाएगी। ठीक है, मैं ऐसे आईडी वाईडी आप मुझसे मत पूछा करो, और मैं बता भी नहीं सकती हूँ। ठीक है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमारी चीज़ों को अलाउ नहीं करता है। ये सब चीज़ें आप आराम से ढूंढ सकते हैं, चाहे आप किसी की भी आईडी की बात कर लें, वो आप खुद से ढूंढिए, खुद से कनेक्टिविटी बनाइए। मैम ठीक है, तो आप लोगों की अब याद आया करेगी मुझे जैसे ही बजा करेंगे घड़ी में 11। ठीक है, लेकिन आप मुझसे जुड़ सकते हैं आपके प्रैक्टिस सेट के थ्रू, जो कि आपका चलता है डेली रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर शाम को 4 बजे। और प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस जरूर करना, वो मस्ट है। प्रैक्टिस के बिना आपका जो सिलेबस है वो अधूरा है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। मैम प्लीज कंबाइंड PDF डलवा देना, बिल्कुल डलवा दूंगी। और आपकी जो नई संसद, आपके संविधान संशोधन और आर्टिकल्स की जो लिस्ट है वो भी मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।